प्रसन्नता मानव के जीवन का सबसे मूलभूत जरूरत है, सबसे मूलभूत उद्देश्य है मानव के जीवन का। टू बी हैप्पी, प्रसन्न होना। प्रसन्नता को मापना थोड़ा मुश्किल काम है कि कौन कितना प्रसन्न है, इस बात का मापन किस आधार पर किया जाए, यह तय कर पाना मुश्किल है। पर फिर भी जो भी प्रसन्नता के सामाजिक या वैश्विक मानदंड हैं, जो भी एक व्यक्ति को प्रसन्न होने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है, उन सब चीज़ों को आधार बनाकर यूनाइटेड नेशन एक डेटा इश्यू करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी की गई 20 मार्च 2025 को। आज हम लोग उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। हम इससे आगे बढ़ें, हम इस रिपोर्ट में और अंदर जाएं, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किसकी क्या रैंकिंग है, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में। हम और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे, कैसे वो बनाया जाता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, और क्या क्या और पॉइंट्स बन सकते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए, या दूसरे और भी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए। हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल सबसे पहली शुरुआत इस चर्चा पे हम यहाँ से करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किसकी क्या रैंकिंग है। तो फिनलैंड लगातार 8वीं बार शीर्ष पर रहा। 7 कंजिक्यूटिव ईयर से वो शीर्ष पर बना हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग और मैक्सिको हैं। ये हैं टॉप 10 कंट्रीज जिन्हें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर रखा गया, जो भी मानक तय किए गए हैं उनके आधार पर। सबसे खराब स्थिति में 5 सबसे नीचे के जो देश हैं, सबसे खराब स्थिति में उनमें अफगानिस्तान है जिसकी रैंकिंग 147 है। मतलब कि ये कुल 147 कंट्रीज को इंक्लूड करके बनाया गया है, जिसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन में सबसे खराब स्थिति प्रसन्नता की अफगानिस्तान में है। प्रसन्नता एक मानसिक स्थिति है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, और वो उस कंट्री में इजिली अवेलेबल है कि नहीं है, इस आधार पर यूनाइटेड नेशन ये डेटा निर्मित करता है। अफगानिस्तान के बाद सबसे खराब स्थिति में है सियरा लियोन जिसकी रैंकिंग 146 है। उसके बाद है लेबनान जिसकी रैंकिंग 145 है। इसके बाद सबसे खराब पोजीशन पे है मलावी, और फिर है जिम्बाब्वे। मतलब कि सबसे बेस्ट कंडीशन में कौन है, तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। सबसे वर्स्ट कंडीशन में कौन है, देन आंसर विल बी अफगानिस्तान। इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग है 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। अब हम चलते हैं इसके डिटेल में, इस रिपोर्ट के डिटेल में। इस रिपोर्ट के संदर्भ में क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। तो ये तो था जिन देशों के बारे में हमने बात करी कि कौन कौन से देश हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी है। और अब हम बात करेंगे कि कौन क्या क्या आपको इस रिस्पेक्ट में जानना चाहिए, व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या जानने की जरूरत है इन द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के संदर्भ में आपको क्या क्या जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। आपको क्या क्या जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या किसी और अन्य स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी चाहिए। सबसे पहले तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट रैंकिंग में किन कारकों का प्रयोग किया जाता है, ये जानना जरूरी है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग, क्या क्या हम फैक्टर्स यूज करते हैं। दूसरा है व्हाट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग, क्या है ये, क्या पता चलता है इससे, ये जानना जरूरी है। और तीसरी बात कि कौन इसको पब्लिश करता है, कौन इसको प्रकाशित करता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्डिक नेशंस ही लगातार टॉप पे बने हुए हैं जब से आप देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से। नॉर्डिक नेशंस का मतलब कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज लगातार नंबर 1 पे क्यों बनी हुई हैं। नॉर्डिक नेशंस का मैप आपको पता होना चाहिए। एनालाइज इंडियाज रैंकिंग इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अपने आसपास के देशों में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कौन से देश की क्या रैंकिंग है, और भारत से उसकी तुलना करनी है, और भारत को क्या करना चाहिए कि वो अपने आसपास के देशों के साथ अपनी रैंकिंग में सुधार कर सके। आसपास के देशों के साथ क्या पूरे ग्लोबली वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके, जरूरी है। डिस्कस द रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड गवर्नेंस इन इन्फ्लुएंसिंग द हैप्पीनेस। कैसे हैप्पीनेस को, किसी देश के नागरिकों के हैप्पीनेस को बढ़ाने में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रोल है, सोशल वेलफेयर का क्या रोल है, गवर्नेंस का क्या रोल है, इस तरह के दृष्टिकोण भी आपको विकसित करने चाहिए। ये मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हो या आप यूपीएससी दे रहे हो। भारत को क्या सीखना चाहिए फिनलैंड के अप्रोच से, फिनलैंड ऐसा क्या करता है जिसके कारण से वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉपर बना हुआ है लगातार लंबे समय से। तो इस रेफरेंस में भी हमें थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। और फिर इंडिया का जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी है जो मेंटल
मेंटल हेल्थ को लेकर जो पॉलिसी है, मानसिक स्वास्थ्य, हमने कहा ना कि खुशहाली एक मानसिक अवस्था है, तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भारत में वर्तमान समय में क्या नीतियां संचालित की जा रही हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है, इस बात पर भी हमको एक अपना माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। तो इन्हीं इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसमें और क्या की पॉइंट्स हैं हमारे लिए जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सीन है ये, है ना? सबसे पहले ये जान लेते हैं आप कि ये आपके एग्जाम के लिए क्यों यूजफुल है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, ये पीटी के लिए भी यूजफुल है और साथ ही साथ मेंस के लिए भी यूजफुल है। पीटी में ये क्या कवर कर रहा है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये भी कवर होता है। और दूसरा है कि मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, तो जनरल स्टडीज पेपर सेकंड के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिए इश्यू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब से संबंधित जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस का अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ आएगा? अल्टीमेट रिजल्ट इस बात पे आएगा कि लोग खुश हैं कि नहीं है। हम इस दुनिया में जितने भी कर्म करते हैं उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? टू अटेन हैप्पीनेस, कैसे भी करके हमको सुख मिले, प्रसन्नता मिले, यही हमारी चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो, चाहे वो आध्यात्मिक गतिविधि हो, सभी का यही उद्देश्य है। हालांकि सभी मार्गों से प्रसन्नता पाने के अपने अलग अलग तौर तरीके हैं, अभी हम उसमें उतना डिटेल में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो जैसा कि हमने कहा कि हम बिंदुवार इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक नागरिकों की भलाई और खुशी के आधार पर देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। मतलब नागरिकों की भलाई के लिए सरकार क्या कर्म कर रही है, क्या काम कर रही है और उसका देश के नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको इवेल्युएट करने के लिए एक रैंकिंग है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क नाम का एक संस्था है जो इसको प्रकाशित करता है। UNSDSN कहते हैं उसको, है ना? उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये संस्था है जो इस रिपोर्ट को निर्गत करती है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर एक रैंकिंग तय की जाती है और उसी रैंकिंग के बेस पर हम तय करते हैं कि कौन से देश के नागरिक ज्यादा प्रसन्न है और कौन से देश के नागरिक कम प्रसन्न है। अब सवाल यह है कि प्रसन्नता का मापन क्या किया जा सकता है? क्या कोई भी किसी भी व्यक्ति की प्रसन्नता का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है? तो मुझे लगता है कि प्रसन्नता का मूल्यांकन कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। कौन कितना खुश है ये पता लगा पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, हमारे पास मतलब यूनाइटेड नेशन ने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए हैं जिनके आधार पर वो तय करता है कि उन पैरामीटर्स में किसकी क्या प्रोग्रेस है और वही प्रोग्रेस डिसाइड करती है कि किसकी रैंकिंग क्या है। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको भी आपको जानना चाहिए। ऐसे 6 पैरामीटर बनाए गए हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सके कि किसी देश के नागरिकों के प्रसन्नता का स्तर क्या है। ये 6 क्या क्या हैं उनको भी आप देख लें। सबसे पहला जो है रैंकिंग जो हमने बताया कि वो 6 की फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश कितना प्रसन्न है। पहला क्या है? जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मतलब कि आपके पास रुपए पैसे की स्थिति क्या है, क्योंकि प्रसन्नता के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो पैसा है। पैसा आपकी जेब में है तो प्रसन्नता अपने आप से बढ़ा देता है, क्योंकि इस दुनिया में पैसे को सिर्फ एक सिस्टम है जो पराजित कर सकता है, वो है भगवान। ईश्वर के अलावा इस दुनिया की हर चीज पैसे से हार जाएगी, तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पैसा कुल कितना है इससे ज्यादा जरूरी है कि पैसा प्रति व्यक्ति कितना है। अगर हम एक उदाहरण लें कि एक परिवार ऐसा है जिसमें 10 लोग हैं और उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हुई? 5,000 रुपए हुई। और एक दूसरा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं लेकिन इसकी इनकम 30,000 रुपए ही है पर मंथ, तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हुई? 6,000 हुई। तो जीवन को सुख संपन्न बनाने के लिए, जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए ये परिवार जितना पैसे खर्च कर सकता है ये परिवार उतना पैसे नहीं खर्च कर सकता, जबकि ओवरऑल इनकम इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारी आय कितनी है, महत्वपूर्ण ये है कि वो प्रति व्यक्ति में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है। तो जीडीपी पर कैपिटा ये दिखाता है कि किसी भी देश के नागरिकों का आर्थिक कल्याण का स्तर क्या है,
आर्थिक स्तर क्या है या उनकी इकोनॉमिक वेलबींग क्या है। दूसरा पैरामीटर है जिसे हम सोशल सपोर्ट कहते हैं, सामाजिक सहायता कैसी मिल रही है, प्रेजेंस ऑफ द सपोर्ट नेटवर्क। किसी भी खराब स्थिति में, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो वृद्धावस्था में, विकलांगता में, स्थायी रूप से कोई बीमारी से अपंगता की स्थिति में, वृद्धावस्था में, विधवावस्था में, या किसी ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेरोजगारी में, किसी ऐसी स्थिति में व्यक्ति है जब वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, तो उसके जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए उस देश की सरकार के पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सोशल सपोर्ट कह सकते हैं कि किसी देश के नागरिकों को क्या सोशल सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा फैक्टर है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन के प्रति आशा। एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वो लगभग कितना वर्ष जिएगा, लगभग का मतलब यहां इसलिए कह रहे हैं कि औसतन कितना वर्ष जिएगा, ये जीवन प्रत्याशा कही जाती है। तो किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा का उच्च होने का मतलब यह है कि वहां मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा क्या है। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं तक आम आदमी की पहुंच क्या है, ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी देश में जीवन प्रत्याशा क्या होगी। चौथी चीज जो है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, या आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत स्वायत्तता किसी देश के नागरिकों को कितनी प्राप्त है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये तो सभी सभी जगहों पर प्राप्त है, जीवन के विकल्प चुनने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ही जीवन में देखकर झांक कर देख लीजिए तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है जहां पर विकल्प चुनने की स्वायत्तता उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो वहां ऐसा गहरा नेपोटिज्म है, इतना डीप रूटेड नेपोटिज्म है कि उससे लड़ पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा, और वैसी स्थिति में आप बहुत खराब दशा में चले जाएंगे। तो नेपोटिज्म का शिकार है, पॉलिटिक्स में चले जाइए तो परिवारवाद का शिकार है, इंडस्ट्री में चले जाइए तो कैपिटलिज्म है। जो बड़ा बन गया है, हमारी व्यवस्था या हमारा सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है कि जो अमीर हो गया है वो और अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है ये बता रही है कि हमारे पास जीवन के विकल्प को चुनने के लिए बहुत स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है। और पांचवा चीज जो है वो है जनरसिटी, मतलब कि उदारता का स्तर क्या है लोगों के पास, लोगों में परोपकारी गतिविधियों के संचालन का स्तर क्या है, लोग दूसरों के कल्याण के प्रति क्या सोचते हैं। तो इस मामले में तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में सिर्फ लोग अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं, पहले अपना कल्याण, हो सके तो फिर दूसरों का कल्याण। दूसरों के कल्याण करने से अगर अपना कल्याण हो रहा होगा तभी हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे। ये भी बड़ी नोटेबल बात है। जिनको, जो आपको कल्याण करते हुए दिख रहे होंगे, असल में वो अपने कल्याण के लिए चिंतित हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें ये स्तर पाया जाएगा। और छठी चीज है परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टता के लिए क्या धारणाएं हैं लोगों के मन में, और सरकार और संस्थानों में कैसा उनका भरोसा है। इस स्तर पे अगर आप देखिएगा तो भी आपको इंडिया की स्थिति खराब ही दिखाई देगी। क्या विश्वास है सरकारी संस्थाओं में लोगों का, ये आप बेहतर समझते होंगे कि अगर आपको इस देश में कुछ भी करने की जरूरत पड़ जाए तो बिना सुविधा शुल्क के काम होना संभव नहीं हो पाता है। तो सुविधा शुल्क जरूरी है ना। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि कौन इसको पब्लिश करता है, इस मुद्दे पे थोड़ी हम लोग बात करते हैं। तो हमने पीछे ही बता दिया था कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क नाम की एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, लेकिन इस पर रिसर्च जो कंडक्ट किया जाता है वो कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें से ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और गैलप वर्ल्ड पोल्स, ये कलेक्टिवली एफर्ट करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिससे ये तय किया जा सके कि कौन सा देश कितना प्रसन्न है। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर से जरूर इनको नोट करिएगा। अब हम अगले अगले बिंदु पे चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि नॉर्डिक नेशंस क्यों, पहले तो देख लेते हैं नॉर्डिक नेशंस हैं कौन कौन से नेशन, जिनको हम नॉर्डिक नेशन बार बार टर्म यूज करते हैं, उनमें कौन कौन से देश आ रहे हैं और ऐसा क्या उनके पास जादू है जिसके कारण से वो लगातार विश्व प्रसन्नता सूचकांक में ऊपर बने हुए हैं। तो ये है फिनलैंड, जो कि इस बार टॉप पे है। फिनलैंड के बाद स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, ये वो नेशंस हैं जो लगातार 1, 2, 3, 4 की रैंकिंग पे बने रहते हैं। कभी इनमें कोई नंबर 1 पे चला जाता है तो कोई नंबर 2 पे चला जाता है, ये लगातार से ऐसा हो रहा है। नॉर्वे की स्थिति इस बार थोड़ा और नीचे चली गई है, हालांकि टॉप 10 में फिर भी नॉर्वे बना हुआ है। तो ये आप देखिएगा, और आपसे मैपिंग वर्क के लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात का ख्याल आप रखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं।
हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम समय में आपका कवर हो ये रिपोर्ट। तो दूसरा है मतलब अगला जो बिंदु है विचारणीय वो ये है कि नार्डिक नेशन इतने खुशहाल क्यों हैं? हालाँकि ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, भगवान करे पूरी दुनिया खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले। हम इसमें किसी तरह की ईर्ष्या भाव से ये बात नहीं कह रहे हैं। बस हमें जानना है कि नार्डिक नेशंस ऐसे क्यों हैं, जिनके कारण से वो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में ऊपर बने हुए हैं। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में या किसी भी तरह के प्रसन्नता सूचकांक में ऊपर बने रहना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हो सकते हैं, आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होके कॉमन मैन को नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एप्रिसिएबल बात नहीं है। तो इस दृष्टि पे आते हैं कि क्यों नॉर्डिक कंट्रीज़ इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं। इनकी प्रसन्नता के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इनकी प्रसन्नता के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि इनकी प्रसन्नता से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इनकी स्ट्रॉन्ग है, वो है जो जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि ये प्रसन्न हैं, वो बात ये है कि स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर सिस्टम, सरकार का जो सामाजिक कल्याण का ढांचा है, वो बहुत मजबूत है, स्पेशली इन द केस ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और यही 3 चीजें हैं जिनसे आप प्रसन्नता निर्धारित कर सकते हैं। पीछे के आपने 6 पॉइंट्स देखे, उन 6 पॉइंट्स में आपने देखा कि ये 3 किसी न किसी तरह से सब में निहित है। एम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमिक वेलबींग अपने आप हो जाएगी, है ना? हेल्थ के और इकोनॉमिक वेलबींग चाहिए किसके लिए? हेल्थ सर्विसेज के लिए, एजुकेशन के लिए। तो अगर किसी भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति अच्छी है और शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार ने मुफ्त दे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुफ्त से एक बात जरूरी है समझना कि भारत में मुफ्त की बड़ी आलोचना की जाती है कि सरकार किसी चीज को मुफ्त में क्यों दे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग इसकी आलोचना करते हैं कि सरकार कोई चीज मुफ्त में क्यों ना दे। सरकार की जिम्मेदारी है देना। सरकार अपने फूफा के घर से पैसे तो लाती नहीं है, पैसे तो हम ही लोगों के हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया का टैक्स है जो सरकार के खर्चों में काउंट होता है ना। तो सरकार को कम से कम जो मूलभूत चीजें हैं उनको फ्री करने की बहुत सख्त जरूरत है भारत में। उनमें 2 चीजें, हेल्थ और एजुकेशन को सरकार को एज अर्ली एज पॉसिबल फ्री करना चाहिए, अगर वो चाहती है कि वर्ल्ड रैंकिंग में उसकी स्थिति में सुधार आए तो। हालांकि सरकार प्रयासरत है, लेकिन उसके प्रयास में बहुत सारे झोल-झाल हैं, जिसके कारण से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है। दूसरा है इनका हाई इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी। इकोनॉमिकली स्टेबल है, एक आर्थिक रूप से संपन्न है और संपन्न होने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता के दौर में है। इनकम इनइक्वालिटी लो है और पर कैपिटा जीडीपी हाई है। इनकम इनइक्वालिटी लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम इनइक्वालिटी जितना कम होगी, हैप्पीनेस उतना ज़्यादा होगा और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि होता क्या है ना, पैसे का कंसंट्रेशन एक जगह पे हो जाता है और जो ये कंसंट्रेशन होता है, ये बड़ा इमोरल नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि वो कंसंट्रेट हो रहा है फिर बाद में सरकार के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पीढ़ियाँ बनती हैं ना, जैसे भारत जैसे देश में क्या संभव है कि कोई बिल गेट्स बन जाए एक पीढ़ी में? क्या भारत जैसे देश में ये संभव है कि कोई जो है एक ही पीढ़ी में दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाए? नहीं हो सकता भारत में। भारत में दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनने में 2-3 पीढ़ियाँ लगेंगी और उसका कारण यही है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, हमारा जो इनकम इनइक्वालिटी के कारण से जो समस्याएँ निर्मित हो रही हैं, उनको रेक्टिफाई करने में हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती हैं। आप ज़रूर इस बात पे चिंतन करिएगा। तीसरा है वर्क लाइफ बैलेंस। जीवन और कार्य के बीच में, वर्क और लाइफ के बीच में, कार्य और जीवन के बीच में संतुलन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में अगर आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया तो आप, इट इज जस्ट लाइक टू स्लेवरी। आप चाहेंगे कि हम उसका अधिक से अधिक शोषण कर ले जाएं। तो उसके जीवन और कार्य के बीच में जो संतुलन निर्मित होना चाहिए, जो कि उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए जरूरी है, वो नहीं निर्मित हो पाता। जैसे काम करने के घंटे बहुत ज्यादा हैं और काम करने के घंटों की अधिकता के साथ साथ जो जीवन को अनुकूल बनाने की दशाएं हैं, उन पर एम्प्लॉयर्स कम काम करते हैं। तो ये थोड़ी एक समस्या है जिसके कारण से प्रसन्नता का स्तर भारत में कम है। अवकाश नीतियां बहुत उदार नहीं है भारत की। जो हॉलिडे लेने की जो पॉलिसी है, वो वैकेशन पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है इंडिया में और वो उसके लिए कोई बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है इंडिया में, वो भी एक रीजन है। ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं भारत में कार्य करने वाली, वो सभी की सभी सवालों के घेरे में है। अभी जो है एक बड़ा आपत्तिजनक निर्णय आया हाई कोर्ट का कि रेप को लेकर, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो वहां भी आप कैसे विश्वास कर सकते हैं अगर इस तरह का निर्णय आए कि किसी महिला के साथ अभद्रता करना और शस्त्र पे अभद्रता करना और बाद में कहा जाए कि नहीं ये रेप का प्रयास नहीं था, तो आपको वहां भी सवाल खड़ा कर देंगे, जो कि बहुत पवित्र जगह मानी जाती है भारत में न्यायपालिका, जिस पर कोई सवाल खड़ा करना ठीक नहीं माना जाता।
लेकिन क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट बनना चाहिए? क्या जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी सेट की जानी चाहिए? और अगर संस्थाओं में विश्वास निर्मित करना है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट किया जाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए। और अगली अगली जो चीज है जो नॉर्डिक नेशंस में अच्छी है, वो है कम्युनिटी एंड सोशल कोहेशन, है ना, समुदाय और सामाजिक सामंजस्य। ये भी भारत में अच्छा नहीं है। नागरिक भागीदारी और समावेशिता का जो स्तर है भारत में, वो अच्छा नहीं है। नागरिकों की भागीदारी भी कम है, और जो जो इंक्लूसिवनेस है, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, चाहे वो किसी तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, उसमें ठीक स्तर पे नहीं है। हमारा जो इंक्लूसिवनेस है उसका स्तर ठीक नहीं है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनको आप रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं नॉर्डिक नेशंस के आगे रहने के लिए, कि नॉर्डिक नेशंस क्यों इस तरह से सबसे ऊपर बने हुए हैं। तो आपने देखा कि बहुत रीजनेबल है उनका ऊपर बने रहना। वो ऐसा करते हैं जिनके कारण से ऊपर बने रह सकें। बहुत सारे उनके पास ऐसी चीजें हैं जिससे वो ऊपर बने रह सकें। एक कंपैरेटिव स्टडी भी की जानी चाहिए इसकी रिपोर्ट की। तो कंपैरेटिव स्टडी ये बताती है कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज को अगर हमें कंपैरिजन बनाएं कि किसकी क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की 118 रैंकिंग है 147 देशों में। इंडिया का रैंकिंग 118 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज। अगर हम आस पड़ोस के देशों की बात करें, तो पाकिस्तान की भी स्थिति हमसे अच्छी है। ऐसा पढ़ने के बाद तो रिपोर्ट पे ही संदेह होने लगता है कि क्या स्थिति है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति हमसे अच्छी है, इसलिए हमारे लिए और चिंताजनक बात है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हमारा मीडिया जब हमारे यहाँ महंगाई की रिपोर्टिंग कर रहा होता है, तो पहले दिखाता है कि टमाटर 400 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, आटा नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों को, तेल नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों को, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। उसके बाद धीरे से क्या बताता है, भारत में भी महंगाई है। तो जब आप पाकिस्तान में चीजें महंगी हैं, पाकिस्तान के लोग खाने भी ना मर रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, और उसके बाद सुनते हैं कि भारत में भी महंगाई है, तो आपको थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है और अपनी महंगाई का अनुभव कम होता है। तो इस बार उल्टा हो गया है। पाकिस्तान की रैंकिंग आपसे अच्छी हो गई तो आपको दर्द थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। भूटान ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, क्योंकि भूटान अपने देश में जीडीपी कैलकुलेट करने के बजाय अपने देश के नागरिकों की प्रसन्नता का कैलकुलेशन करता है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो नेपाल 92 रैंक पर है, आपसे ज्यादा खुश है। श्रीलंका 133 रैंक पे है। ये आपके लिए खुशी की बात हो सकती है कि पड़ोसी हमसे ज्यादा दुखी है। और बांग्लादेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति भी 109वीं है। अब रीजन फॉर इंडियाज लोअर रैंकिंग, भारत की निम्न पदस्थिति का कारण क्या है, उस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, गरीबी और आर्थिक विषमता। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने आपको पीछे भी बात करी कि आर्थिक विषमता और गरीबी, ये दो चीजें आपको खुश नहीं रहने देंगी। गरीबी है तब आप कैसे ही खुश रह सकते हैं, प्रसन्न कैसे ही रह सकते हैं, लेकिन आर्थिक विषमता क्या करती है कि संसाधनों का संकेंद्रण कर देती है, जिसके कारण से जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका, वो नहीं हो पाता है। और कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, कुछ लोगों का पैसे बहुत ज्यादा है। जैसे भारत की स्थिति क्या है कि भारत की जीडीपी का 90% जीडीपी केवल 10% लोग होल्ड करते हैं। मतलब 100 रुपये में 90 रुपये केवल 10 लोगों के पास है, और बाकी बचा हुआ जीडीपी का 10%, उस पर 90% कैसे तैसे करके गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, और इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि आप सरकार से तो ऐसी उम्मीद ना ही करिए कि वो इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, क्योंकि उसकी नीतियां ऐसी होती हैं कि वो इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ाती हैं। क्या करना होगा? करना एक ही बात होगी, जो आपने कभी नहीं किया, जो इस देश ने कभी नहीं किया, वो है इस देश में क्रांतिकारिता। इस देश में विरोध का स्वर वो बहुत दबा हुआ है, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। गैप्स इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, कुछ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी उत्तम मिलती हैं, और कुछ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जीवित रहने के लायक भी नहीं मिलती हैं। यही बात शिक्षा में भी है। कुछ लोगों को शिक्षा बहुत ऊंचे स्तर की मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। कुछ लोग पढ़ते इसलिए हैं ताकि उनका व्यक्तित्व निर्मित हो सके, वहीं पर कुछ लोग पढ़ते इसलिए हैं कि वो कुछ कमा सकें। तो दोनों में अंतर है। तो शिक्षा के स्तर में बहुत अंतर है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी सरकार लगातार इसको कम करने का प्रयास कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में हम इसको ज्यादा से ज्यादा कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं इनको कम करने के लिए। सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, कड़े निर्णय लेने होंगे, वहां सरकार बचती है थोड़ा सा। राइजिंग स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस बहुत है भारत के लोगों में, और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याओं से भारत ग्रस्त है, जिस पर भी चिंता करने की जरूरत है, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा कारण जो मानसिक तनाव के पीछे है, वो क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताइएगा। हम जानना चाहते हैं कि
लोग क्या सोचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि खराब मानसिक स्वास्थ्य या बढ़ते हुए तनाव का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है ना। और एक कंपटीशन का फील, है ना, हम कहीं भी संतुष्ट ना होने की हमारी जो आदत है वो हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती है। हम पैसा कमाना चाहते हैं, कितना, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। हम बड़े आदमी बनना चाहते हैं, कितने, सबसे बड़े दुनिया में, और फिर वहीं रुके रहना चाहते हैं कि और कोई दूसरा ना आने पाए। हम स्वास्थ्य चाहते हैं, सबसे बेहतर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस का अभाव है। कहीं कहीं पर आपको संतुलित होने की जरूरत है, जिससे आपको लगेगा कि हमें खुश होने की जो भावना है फिर वो अंदर से आएगी, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि प्रसन्नता एक मानसिक स्थिति है, और प्रसन्नता की जो मानसिक स्थिति है उसको पाने के लिए आपको संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। और संतोष का बहुत परम अभाव है भारत में। संतुष्ट तो कोई है ही नहीं, सभी असंतुष्ट प्राणी भारत में पाए जाते हैं ना। तो संतोष कैसे मिलेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा उसके लिए, उस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि मेजर्स टू इंप्रूव इंडिया पोजीशन। अगर हम आपसे कहें, आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, स्टेट टीचर की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की रैंकिंग को कैसे हम रिफॉर्म करेंगे, और होना बहुत जरूरी है, जिनमें सबसे जरूरी है हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन सब योजनाओं का इस तरह से विस्तार किया जाए कि जिससे अधिकतम लोगों तक इसकी अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार को कुछ नीतियां बनानी चाहिए, या हमें अपनी ओर से कुछ जागरूकता निर्मित करनी चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिसेस से अपने आप को दूर करना चाहिए जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता हो। और थोड़ा सा हम कैंपेनिंग भी करें कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के पीछे सबसे बड़ी समस्या ये है कि सोशल मीडिया का आम आदमी के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप होना, और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, तो उनसे बचना बहुत जरूरी है। और अगली बात जो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सरकार का जो साधन, सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो एज पॉसिबल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ही था, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। लेकिन होता क्या है, होता इसका उल्टा है, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस। हस्तक्षेप पूरा है, लेकिन उस सिस्टम का बेनिफिट आपको उस स्तर पे नहीं मिल पाता है जिस स्तर पे आपको मिलने से प्रसन्नता सूचकांक में वृद्धि हो सकती है। अगला है इंपावरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। पीछे हमने बताया कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्डिक नेशंस में ऐसा क्या है, तो ये भी एक पॉइंट उसमें बन के आया था कि इंपावरिंग वर्क लाइफ बैलेंस। उनके यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब जो कार्य करना है और जो हमारा निजी जीवन है, इसके बीच में हम सामंजस्य निर्मित कर पाए, इनके बीच में हम संतुलन निर्मित कर पाए, काम और परिवार, काम और अपने जीवन के बीच में। तो हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम प्रसन्न रह सकते हैं। फोकस ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय सततता भी प्रसन्न रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे भारत में बीमारियों का बहुत बड़ा कारण, भारत में क्या पूरी दुनिया में बीमारियों का बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन बना हुआ है। तरह तरह का प्रदूषण है, जो आप जहां जहां सोच नहीं सकते वहां वहां प्रदूषण है। लोगों के विचार में प्रदूषण है, लोगों की सोच में प्रदूषण है। तो प्रदूषण जो है वो लोगों के जीवन स्तर को खराब कर रहा है और प्रसन्नता तक भी पहुंच को सुनिश्चित करने में बाधा बन रहा है। तो वहां पर भी थोड़ा काम करने की जरूरत है कि हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। हालांकि बड़ी चिंताजनक बात है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोग तब सोचते हैं जब वो सारा डेवलपमेंट कर लेते हैं, और जो सारा डेवलपमेंट कर लेते हैं फिर वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए फला जिम्मेदार है, ढिमका जिम्मेदार है। खैर, एक और पॉइंट है इसमें कि रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड गवर्नेंस इन हैप्पीनेस। क्या भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के प्रसन्नता में, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और शासन की क्या भूमिका होती है। तो आर्थिक विकास की तो हमने पीछे भी बात की थी कि निश्चित तौर पे भूमिका होती है। प्रति व्यक्ति उच्च जीडीपी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। जितना ज्यादा हम पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाएंगे, लोगों का लाइफ स्टाइल और लोगों का लाइफ उतना अच्छा जाएगा,
लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि मस्ट बी इंक्लूसिव, इट मस्ट बी इंक्लूसिव। जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं वो उसमें इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। और इंक्लूसिवनेस क्या है, समावेशिता क्या है, कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं और जो सोशल एस्पेक्ट है इसका, सोशल एस्पेक्ट क्या है कि समाज के सभी लोग विकास की प्रक्रिया, विकास के लाभ और विकास, हाँ, विकास की प्रक्रिया और विकास के परिणाम, इन दोनों में समान रूप से भागीदार हों। तो अगर आप इस दृष्टि से भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ समावेशिता का अभाव है। जहां हम समाज के सभी अंगों को शामिल कर सकें, समाज के सभी, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो सोशल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो, उन सब को हम समाप्त करके एक ऐसी जगह बना सकें जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। मतलब कि समाज के अधिकतम लोगों की आर्थिक विकास में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें और भागीदारी के साथ साथ जो विकास का परिणाम है उसको भी हम अधिकतम लोगों तक अधिकतम वितरण सुनिश्चित कर पाए, तो वो हम कहेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। सोशल वेलफेयर पे सरकार को काम करना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन को तो एज अर्ली एज पॉसिबल सरकार को फ्री करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की जिनको सरकार को जल्दी से जल्दी फ्री कर देना चाहिए। तो ये भी बात बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस जरूरी है, सरकार की शासन की नीतियां ऐसी हो जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, भ्रष्टाचार कम से कम हो और लोगों को संस्थाओं तक आसान पहुंच मिल सके और साथ ही साथ प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। अगली बात जो है कि हमें क्या सबक लेना चाहिए फिनलैंड के कल्याण के दृष्टिकोण से, जो फिनलैंड कर रहा है हमारे लिए वो क्या लेसन हो सकता है। फिनलैंड नंबर 1 रहा, इसलिए हम फिनलैंड की बात करेंगे, वरना हम लेसन कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हम सामाजिक विकास के लिए फिनलैंड से क्या सीख सकते हैं, या लोगों को प्रसन्न रखने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करने के लिए कैसे फिनलैंड से सीख ले सकते हैं। तो हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन पर काम करना चाहिए। दरअसल हमारे यहाँ एजुकेशन भी ऐसा है ना कि बहुत कम रिसर्च हुआ है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, और अभी भी बहुत कम रिसर्च हो रहा है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में। और जो थोड़ी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान हुए भी हैं वो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं। जो शिक्षा का दूसरा पहलू है जहाँ पर हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी अनुसंधान नहीं हुआ है। और ह्यूमैनिटीज की चीजें आपको लाइफ को बैलेंस करने में, ह्यूमैनिटीज का जो स्टडी है वो लाइफ को बैलेंस करने में आपको हेल्प करती है। तो वहां पे थोड़ा अनुसंधान की जरूरत है। रटने के बजाय समग्र विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दें। हम बच्चों को अंधी दौड़ में लगा देते हैं कि तुम्हें इतने मार्क्स आने हैं, इतने मार्क्स आने हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कम काम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का एकीकरण करें, है ना, इंटीग्रेट करें मेंटल हेल्थ को। तो मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन में क्या करें कि हम उसको भी एक समस्या समझें। जैसे भारत में समस्या समझा ही नहीं जाता कि मानसिक स्वास्थ्य भी कोई एक समस्या है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पागलपन समझा जाता है कि व्यक्ति पागल हो गया तभी उसको कहा जाता है कि मानसिक रोगी है ये। जबकि मानसिक बीमारियां छोटी मोटी बहुत सारी हैं जिनको काउंसलिंग से खत्म किया जा सकता है और जिनको डिटर्मिनेशन से खत्म किया जा सकता है, जिनके बारे में अवेयर नहीं है, हम इनको कम कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में। तो फ्री एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इसको आसान उपलब्धि देनी चाहिए, आसानी से लोगों को पहुंचना चाहिए वहां तक। मिनिमल इनकम इनइक्वालिटी, हमने पीछे भी कहा कि आय की असमानता को जितना आप कम करेंगे खुशहाली उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी, प्रसन्नता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आय की असमानता को कम करने का तरीका वही है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूसिवनेस, इन सबको बढ़ावा दिया जाए ज्यादा से ज्यादा स्तर पे। सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक खेत है, आपने बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर यूज करके बहुत हाईली प्रोडक्शन किया, बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन किया, लेकिन वो खेत आपने इस तरह से यूटिलाइज किया कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बंजर हो गया। अब आपका बच्चा उसमें खेती नहीं कर सकता। तो आप तय करें कि आपने विकास किया या विनाश किया। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति के संदर्भ में कही जाए, चाहे वो संसाधन के संदर्भ में कही जाए, चाहे वो वर्क आवर्स के रेफरेंस में कही जाए कि आप किसी को बहुत ज़्यादा शोषण करेंगे
तो हालांकि वो जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं काम करेगा ही, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ही अ, जरूरी है खुश रहने के लिए। कम्युनिटी सेंट्रिक पॉलिसीज बनाई जाए, है ना, ऐसी ऐसी रणनीतियों पे काम किया जाए, ऐसी नीतियों पे काम किया जाए जिससे से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके उस काम के साथ, और डिसीजन मेकिंग में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इंडिया की जो पॉलिसी है मेंटल हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसका भी थोड़ा एक हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं और उनमें क्या क्या काम सरकार कर रही है। तो जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तो इसको और ज़्यादा वाइडर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। आयुष्मान भारत स्कीम है, ये थोड़ा लार्ज पॉपुलेशन को कवर करती है, लेकिन इसको और ज़्यादा इसके साथ मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मनरेगा है, पीएम किसान निधि है, और इस तरह की जो योजना है उनमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें टारगेट बनाना चाहिए। और इसके साथ चैलेंजेस भी बहुत सारे हमारे इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, और जो हमारी सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं वो बहुत सफिशिएंट नहीं है। परिणाम के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? तो परिणाम के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाए, और निष्कर्ष में हम एक सुझाव दे सकते हैं कि भारत सरकार, चूंकि भारत का जो सोशल फैब्रिक है वो थोड़ा यूनिक है, मतलब दुनिया के बाकी देशों की तुलना में या दुनिया के बाकी समाजों की तुलना में जो भारत का सोशल फैब्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ है। तो उस सोशल फैब्रिक को बेहतर समझकर और हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, शासन और समाज को सुरक्षित करें, मजबूत बनाएं, और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, और ये सुनिश्चित कर सकें कि भारत का हर नागरिक खुश हो, प्रसन्न हो। धन्यवाद।